टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है हमने, और काइनेमेटिक्स सीधी भाषा में बोले तो इसमें हमने रेस्ट एंड मोशन इसके बारे में पढ़ा है। रेस्ट एंड मोशन विदाउट कॉज एंड इफेक्ट्स। काइनेमेटिक्स में किसको शामिल किया गया है? रेस्ट और मोशन, विदाउट कॉज एंड इफेक्ट्स। इसके बाद जैसे ही हम अब डायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं, डायनेमिक्स का मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट जो मोशन के मेन यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स। और इसके बारे में दो स्टेटमेंट, सबसे पहले जो बात की थी जिसको बोलते हैं अरिस्टोटल फैलेसी। अरिस्टोटल जो एक फिलोसोफर है, इन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन बाद में कुछ स्टडी की गई तो पता चला कि जैसे हम एक तो बॉडी को इस तरह से हम छोड़ रहे हैं, फोर्स नहीं है तब भी लुढ़कती, इस प्लेन पर जब जा रही है, इस प्लेन पर जब फिर ये ऊपर जा रही है तो अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। फिर फ्रिक्शनलेस है या विद फ्रिक्शन है तब। तो ये जो थ्योरी थी बिल्कुल ही एक अपोजिट थ्योरी थी। इसके बाद गैलीलियो ने इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट समझाया, और जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था वो अरिस्टोटल की थ्योरी के जस्ट अपोजिट था। इनर्शिया क्या है कि एवरी बॉडी इन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट कंडीशन में रहे या मोशन में रहे, वो कंटिन्यूअस रहना चाहती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जस्ट इसके अपोजिट, क्यों रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये था इनर्शिया। तो इन थ्योरियों को हम समझेंगे अच्छे से, डिटेल से। इट मींस कुल मिला के हमें इस टॉपिक में कॉज और इफेक्ट्स की बात करनी है, फोर्स की बात करनी है। और जब फोर्स की बात आती है तो फोर्स, इट मींस फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स को पुश करना या पुल करना भी कहते हैं। पुश और पुल ऑफ एनी बॉडी, पुश और पुल, which change and tends to change in state, change in state of body। फोर्स क्या है? उसको खींचना या धक्का देना, पुश करना या पुल करना। और ये क्या काम करता है? या तो उस बॉडी की स्टेट में चेंज करता है या चेंज करने की ट्राई करता है। या तो उस बॉडी की स्टेट में चेंज करता है या फिर चेंज करने की ट्राई करता है। चेंज इट मींस हमारे पास कोई बॉडी है जो स्पीड u से मूव कर रही है, यहां पर कोई फोर्स F लगाया और इसकी स्पीड v थी, तो ये था चेंज। सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि यहां जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है
तो स्पीड कांस्टेंट रहती है पर डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। किसी रिजिड बॉडी पर हम लगाते हैं, देखो फोर्स लगाया तो ये चेंज करने की ट्राई है, हमें चेंज होता हुआ महसूस नहीं हो रहा, तो इट मींस चेंज उसकी स्टेट में हो सकता है, उसकी वेलोसिटी में हो सकता है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में हो सकता है, शेप और साइज में चेंज हो सकता है। तो चेंज हो या चेंज करने की ट्राई करें, वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, अब इस फोर्स में भी हम दो तरह के फोर्स की कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इसको फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी ले रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, और सेकंड ले रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, देखो यहां से हमने छोड़ा, नीचे जा रही है, कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी कैसे आ रही है, नीचे आ रही है। कॉम को when comb rub with dry hairs, then dry hairs attract towards the comb and also attract light particles and papers। तो ये क्या है, बिना कांटेक्ट के भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इट मींस ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इनका फील्ड से शो करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल से तो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर पकड़ा रखा है अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स में। थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये कोई भी बॉडी है, मास m है, तो ये हमेशा अर्थ की ओर ये रिले, इट मींस देखो ये W इक्वल टू क्या, mg, तो ये W इक्वल टू mg यानी वेट जो है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये कहां पे है, सेंटर। टू बॉडीज की बात करें, m1 एंड m2 की बात करें, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि जो फोर्स रहेगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो ये देखो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी r डिस्टेंस पर है, लेकिन एक दूसरे को g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में a charged body attract opposite charged body and also attract a neutral body। कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अट्रैक्ट करती है, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट को आपने देखा होगा, मैग्नेट को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से आयरन के पास ले जाते हैं तो पार्टिकल्स को कुछ डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कैसे है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो कांटेक्ट फोर्स देखो क्या है कि हमने यहाँ बॉडी रखी इस सरफेस पर, ये है, तो बॉडी नीचे धंस तो नहीं रही ना, जबकि हमने कहा कि यूनिवर्सल फोर्स यहाँ पे इसका वेट mg है जो काम कर रहा है, लेकिन ये सरफेस इसको इक्वल और अपोजिट क्या दे रही है, रिएक्शन, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। हमने ये कोई स्ट्रिंग से ये लटका है, तो ये mg लगा है लेकिन गिर तो नहीं रही ना, तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट इसका टेंशन लगा है। तो इट मींस कांटेक्ट फोर्सेस में हम देखो क्या ले सकते हैं, नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स इन ए रोप, ये कैसे है, कांटेक्ट फोर्स है। तो इस तरह से फोर्स को दो कैटेगरीज में, नॉन कांटेक्ट जो दूर से ही उनको फोर्स अप्लाई करते हैं और कुछ कांटेक्ट होने पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दो कैटेगरी
कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये बात कहां से आई कि हमें काइनेमेटिक्स से डायनेमिक्स में जाना है, तो वहां से कॉज निकल गया फोर्स, और फोर्स की दो कैटेगरी है। लेकिन हम इस चैप्टर में स्पेशली जो स्टडी करेंगे वो न्यूटन्स लॉ की करेंगे, और न्यूटन्स लॉ में इसकी स्टडी करने वाले हैं, फोर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो मैं न्यूटन्स लॉ को पहले आपको इसकी थ्योरी बता देते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे, देन फिर अपन डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम की बात करें, देखो कितने लॉ हैं, 3 लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको बोलते भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कितने लॉ दिए न्यूटन्स ने, 3, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये तो आपको कोई, अब हमें इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, इट मींस फर्स्ट लॉ में जो बात छुपी हुई है ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी बात करें, इनर्शिया जो वर्ड है तो इसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it oppose itself state, कोई भी बॉडी जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का अपोज करती है, स्टेट में चेंज का अपोज करती है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्शिया। और ये किस पर डिपेंड करती है, जो इनर्शिया है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास। इट मींस जितनी बॉडी हैवी होगी उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि किससे जुड़ रही है, कि हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ की, हम कह रहे हैं फोर्स के लॉ है, लेकिन बीच में क्या आ गया, इनर्शिया। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया सभी बॉडीज में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी अवस्था में चेंज का अपोज करती है। वो रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में रहना चाहती है, वो मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में रहना चाहती है। और ये किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैसा रहेगा, मास। इसलिए इसको हम इनर्शिया को देखो किस तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में फील करते होंगे, आप बस में बैठे हैं, अचानक से बस चल देती है, किधर गिरते हैं आप, किधर झटका लगता है, पीछे की साइड। आप घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा अचानक सडनली रन करता है, दौड़ने लगता है, किधर गिर जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। क्यों, हम जहां बैठे थे वो किस कंडीशन में थी, रेस्ट कंडीशन में, तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, घोड़ा दौड़ गया आगे, हम वही रहना चाहते हैं। बस में बैठे थे, हम रेस्ट कंडीशन में थे, लेकिन बस सडनली आगे दौड़ गई, तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। समझ गए होंगे, ये तो आप डेली लाइफ में फील करते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी जो रेस्ट स्टेट में बॉडी है वो किस में, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, आप बस में बैठे हैं और बस
कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, सडनली बस ब्रेक लगाती है, तो बस में बैठे लोग क्या होते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन अलग से एकदम से जब स्टेशन पर रुकती है तो हमारा बैलेंस आगे की ओर गिरता है। चलती हुई ट्रेन में हम या बस में से उतरने की कोशिश करते हैं तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? हम मूविंग ट्रेन के साथ हम भी किस कंडीशन में थे, मूविंग कंडीशन में थे, इसलिए जब हम नीचे ग्राउंड पर आते हैं तो ग्राउंड तो स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन में, और हम मूव करना चाहते हैं तो नीचे की ओर गिर जाते हैं। बस में जब हम बैठे थे तो हम बस के साथ उस स्पीड से हम तेजी से दौड़ रहे थे और उसी स्पीड से दौड़ रहे थे, लेकिन बस ने एक्सेल फोर्स से ब्रेक लगाए तो बस तो रुक गई, लेकिन हम सभी लोग जो उसमें हैं वो मूविंग कंडीशन में रहना चाहते हैं, इसलिए आगे की ओर गिरने का खतरा होता है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि जो बॉडी मोशन कंडीशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, आप ये भी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हम कार में बैठे हैं और कार अचानक से जब गति कर रही है और वहां से एक टर्न आ गया, तो उस जब सर्कुलर टर्न में राइट में यदि गाड़ी टर्न करती है तो हम सब लोग लेफ्ट साइड में एक धक्का फील करते हैं, पुश लगता है। तो गाड़ी ने देखो टर्न किया लेकिन हमें पुश उधर लगा, क्योंकि गाड़ी ने क्या चेंज किया, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस डायरेक्शन से हमने धक्का फील किया। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है, यहां हमें धक्का देगा। इसी तरह इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशन ये क्या है, आप साइकिल को जब उसका व्हील घूम रहा है यानी आप चला रहे हैं तो साइकिल गिर नहीं रही है, जैसे ही व्हील का घूमना बंद होता है साइकिल गिरने लग जाती है। तो देखो उससे रोटेशन से सेंटर ऑफ मास कहां उसके सेंट्रलाइज हो गया और वो मूविंग कंडीशन में, हम भी मूविंग कंडीशन, लेकिन रुके तो साइकिल गिर रही है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो अब इनर्शिया अच्छे से समझ गए होंगे कि इनर्शिया एक्चुअल में क्या करती है, अपोज करती है, चेंज का अपोज करती है, वो चाहे इसकी रेस्ट स्टेट का हो, चाहे मूविंग स्टेट का हो, चाहे डायरेक्शन का हो। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ था और हम शॉर्ट में बोले इसमें तो एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ है ये डिफाइन द फोर्स। डिफाइन द फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स को डिफाइन करता है। ये फोर्स ही तो है, हम अभी फोर्स की बात कर रहे थे। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल विच चेंज द स्टेट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट। या तो वो अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो वही तो चीज आ रही है, इनर्शिया जो है ये अपोज है। तो एक्चुअल में हमें ये पूछा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ किसका लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया का। गैलीलियो ने समझाया था ये, तो उसका अरिस्टोटल का जो गलत स्टेटमेंट था उसको ठीक किया था इन्होंने। और एक्चुअल में ये भी खास इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइन द फोर्स। पहला नियम है ये फोर्स को डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इसकी बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है देखो क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज in momentum is directly proportional to applied external force or change in momentum take place तो देखो ये जो सेकंड लॉ है
ये बात कर रहा है मोमेंटम की। इट मींस इसमें जैसे हमें कुछ खास पॉइंट डिस्कस करें तो ये है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इसकी बात कर रहा है ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स की। देखो फोर्स किसके इक्वल बता रहा है, फोर्स जो है सेकंड लॉ में बात कर रहा है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और F when डेल्टा T टेंड्स टू 0 यानी वेरी स्मॉल, डेल dP अपॉन dt, यूं भी ले सकते। तो ये क्या है, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेकंड लॉ इज द मेजरमेंट, सेकंड लॉ इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। समझ में आ जाएगी, फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स एंड सेकंड लॉ इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। सेकंड लॉ इसका मेजरमेंट है, ये बताता है हमें कि फोर्स कितना रहेगा इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। इस मोमेंटम क्या होता है, p एक वेक्टर क्वांटिटी है mv से, यानी मोमेंटम की बात करें तो ये टोटल मोशन को डिफाइन करता है। मोशन को वेलोसिटी इसको v लिखते हैं, लेकिन हम टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन mv मोमेंटम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, एक तो आप इनको याद कर रखे हैं कि मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है। एक्चुअल में मोमेंटम को ऐसे मास इनटू वेलोसिटी नहीं, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन इज मोमेंटम, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन इज मोमेंटम। कि हम देखो एक तो 5 ग्राम की बॉडी है वो v स्पीड से जा रही है, 50 किलोग्राम की बॉडी है वो v स्पीड से जा रही है, तो जो इंपैक्ट होगा कोलिजन का वो डिफरेंट आता है। तो डिफरेंट का रीजन क्या है, वेलोसिटी तो यहाँ कांस्टेंट है, तो ये क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन। जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है वो डिफरेंट है, mv जो है डिफरेंट है, m या 5 ग्राम है या 5 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है, ये डिफरेंट है। तो एक्चुअल में मोमेंटम क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। और इसको ही हम क्या लिखते हैं, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो F इक्वल टू, देखो हमारे पास था dp अपॉन dt, p की वैल्यू मैंने क्या लिखी mv, ये वेक्टर क्वांटिटी, और F इक्वल टू m dv अपॉन dt, यूं भी लिख सकते हैं। m तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, dv अपॉन dt क्या हो गया, चेंज रेट इन वेलोसिटी, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ma, तो डिफाइन हो गया कि फोर्स को हम क्या पढ़ रहे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू ma तो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो समझ में आई बात कि हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल में ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू चेंज रेट ऑफ मोमेंटम है, और चेंज रेट ऑफ मोमेंटम लेंगे तो मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन, मास इनटू वेलोसिटी। m v लिखेंगे तो देखो m dv अपॉन dt, चेंज रेट इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन का इक्वल टू ma। और यहां से हमें एक और खास चीज मिल रही है, देखो क्या खास चीज मिल रही है भाई, हमें जो ये फॉर्मूला था, मैं देखो डेल्टा p की बात करूं तो डेल्टा p इक्वल टू f इनटू डेल्टा t, और f इनटू डेल्टा t इज नोन एज इम्पल्स, नोन एज इम्पल्स, नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स ये क्या हो गया, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो सकता है, इम्पल्स इक्वल टू मोमेंटम। देखो इसको इम्पल्स को हम अच्छे से समझना चाहें तो देखो किस तरह से समझ सकते हैं, मैं एक ग्राफ से आपको बताऊं। ये फोर्स लिया, ये फोर्स लगाया, टाइम ये था डेल्टा टी स्मॉल टाइम, फोर्स यहां पे ये था, यहां देखो मैक्सिमम फोर्स ये था लेकिन टाइम टी था। तो इन दोनों के देखो यहां पर फोर्स कम था, टाइम ज्यादा है, या फोर्स ज्यादा है टाइम कम है, इनके एरियाज कैसे हैं, इक्वल है।
तो इनका इम्पल्स का मतलब F इंटू टी क्या है, इक्वल है। तो एक्चुअल में ये क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि कितने समय तक फोर्स लगा है। हम फोर्स का देखो यहाँ फील करना चाहे, हमने एक बॉडी ली, जो रखा, तो कितना वेट लग रहा है ये टाइम पर भी चेंज होगा। अभी आराम से हमने 1 आवर रखा, 1 आवर के बाद 2 आवर आया तो हमारे हाथ नीचे जाने लगा, फिर 3 आवर आया और नीचे जाने लगा, और अब हाथ पेन करने लगा। तो ये क्या, वेट चेंज नहीं हो रहा, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज हो रहा है। तो F इंटू डेल्टा टी क्या चेंज हो रहा है, इम्पल्स चेंज हो रहा है। कि टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, इम्पल्स इंक्रीज होता जाएगा। और इम्पल्स क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इम्पल्स क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो आगे बात समझ में कि हमें फोर्स को घटा के टाइम को बढ़ा देंगे तो भी इम्पल्स को इक्वल किया जा सकता है। तो ये था अपने पास सेकंड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, इसको बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। Every action there is an reaction equal in magnitude and opposite in direction। कोई भी एक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। ठीक है, सिंपल सा लो है। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल आप रोज खेलते हैं। आपने देखो एक बॉल फेंकी बॉल की तरफ, जैसे हम बॉल की तरफ फेंकेंगे उछल के कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। तो देखो हमने इसको इधर दिया, ये एक्शन फोर्स था, बॉल ने इसको इक्वल एंड अपोजिट क्या दे दिया, रिएक्शन फोर्स दे दिया। स्विमिंग में क्या है, स्विमर पानी को पीछे धकेलता है और खुद आगे बढ़ता था, तो ये क्या था, एक्शन, और पानी से उसको क्या मिला, रिएक्शन। बोट जब जा रही है तो देखो बोट को चलाने वाला पानी को पीछे धकेलता है, बोट कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ईच एक्शन देयर इज एन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ एक क्वेश्चंस में यदि आपको उलझाना चाहे तो यहाँ पे खास बात ध्यान रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन कैंसल टू ईच अदर, नो। ये जो बात करता है थर्ड लॉ, एक्चुअल में देखो थर्ड लॉ जिस तरह से मैंने इसमें शॉर्ट में कहूं तो ये पेयर नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, पेयर नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहा है कि एक्शन और रिएक्शन एक पेयर रहेगा, जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा। यहां पे ये 60 kg का एक आदमी खड़ा है, तो देखो इसने इस सरफेस पर 60 kg वेट यहाँ पे लगाया। यदि फोर्स की बात करें तो 60 इंटू जी यानी 9.8 इतना वेट इसने लगाया, तो ये नीचे तो नहीं धस रहा ना, नहीं धस रहा, इसका मतलब सरफेस जो है इक्वल नॉर्मल रिएक्शन इसको प्रोवाइड करती है। बट फिर भी यदि हमसे ये पूछा जाए कि एक्शन एंड रिएक्शन कैंसल टू ईच अदर, हम ये पढ़ते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, खट से हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल करते हैं। नहीं, ये कभी भी कैंसिल, क्योंकि खास बात क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट bodies, always act on different bodies। ये एक बॉडी पर नहीं लगते हैं। देखो यहाँ जो भी बॉडी आपने रखी, लगता आर सर एक की तो लग रही, तो एम ने इस सरफेस पर एक्शन लगाया mg, लेकिन सरफेस ने बॉडी पर लगाया रिएक्शन, तो mg किस पर लगा, सरफेस पर, रिएक्शन किस पर लगा, बॉडी पर। समझ में आ गई होगी बात।
स्विमर ने एक्शन किस पे लगाया? वोटर पर, पीछे देखेंगे। लेकिन वोटर ने स्विमर पर फोर्स लगाया। तो ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। जब डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं तो कैंसिल कैसे होंगे? एक ही बॉडी पर इक्वल और अपोजिट लग रहे हो, सिंपल एक बॉडी पर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, तब हम कैंसिल ईच अदर करके नेट फोर्स 0 ले सकते हैं। लेकिन ये सिंगल बॉडी पर नहीं है, हमेशा कैसे लगेंगे? डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, इसलिए एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं। और कहां पर लगता है ये? कांटेक्ट पॉइंट पर। नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं मैं तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ऑलवेज कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट एरिया पे, कांटेक्ट पॉइंट पर ये फोर्स काम करता है। तो ये थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन लॉ। तो एक्चुअल में देखो ये न्यूटन्स लॉ है, ये डेली रूटीन लाइफ को ही ऑब्जर्वेशंस है, लाइफ को आसान बना रहे हैं, उसकी स्टडी करने को आसान बना रहे हैं। मैं एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ कि आपने क्या क्या याद किया इसमें, वो मैं आपसे पूछूं तो शॉर्ट में आप मुझे, और आप अपने नोट्स भी यहाँ से शॉर्ट ब्रीफ चार्ट आप तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको अप्लाई कर सकते हो, आप इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा। और जो सीखा आपने वो क्या सीखा, क्या क्या सीखा किस में? देखो ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसका है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। सो इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, मूविंग बॉडी में रहना चाहती है जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हमने पढ़ा F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और F इक्वल टू dp अपॉन dt और F इक्वल टू ma, ये क्या है? सेकंड लॉ। इट मींस सेकंड लॉ is the measurement of force, second law is the measurement of force, measurement of force। बहुत काम की चीज है। mass into acceleration या change rate of momentum is equal to force, the measurement of क्या है? force। फिर थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हमने क्या बताया? एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ ये क्या बता रहा है? पेयर नेचर ऑफ फोर्स, पेयर नेचर ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स पेयर में रहता है, सिंगल एक्सिस्टेंस नहीं है। जब भी कोई फोर्स लगेगा तो उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगेगा। और इसकी खास जो पॉइंट मैंने निकाला कि ये इक्वल और अपोजिट होते हुए भी कैंसिल नहीं होते, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये हमने इसका एक कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की कर ली कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तीन लॉज को पढ़ने वाले हैं। आगे हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, है ना। तो आप इसको थ्योरी को अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिए, आपके एनसीईआरटी को भी पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा तो और मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। थैंक यू सो मच।